कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट अंकित गर्ग जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या हाल है? स्मार्ट लग रहे हैं आप। कोशिश करते हैं जी अच्छे रहने की, बाकी तो वक्त सबका अच्छा रहना चाहिए। जी जी जी। अंकित जी, जो मुझे फीडबैक मिला है आपके बारे में कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं और हमेशा जो है कुछ न कुछ अपने विचार जो है पत्रकारिता के माध्यम से या सेमिनार के माध्यम से रखते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मोस्ट वेलकम सर। सर, सवाल मेरा है कि अभी 25 दिन पूर्व जो देश की वित्त मंत्री ने लोकसभा पटल पर अपना जो बजट पेश किया है, उसका आकलन कैसा करते हैं? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की नज़रों में कैसा है वो? एक बजट हर साल आता है, हम जैसे देखते हैं, बहुत कोशिश की जाती है बीजेपी द्वारा खासकर कि उस बजट में जितना बेनिफिट है दैट हैज़ टू बी गिवन अप to the society and the assessees who being paying that good tax. इसी तरह से सेम बजट के अंदर कोशिश की गई कि बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि टैक्स को कम किया जाए। जो सैलरीड हैं बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, उनको पैसे बच नहीं रहे हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो रही और टैक्स एक्सेसिव जाने की वजह से उनकी स्पेंडिंग पावर भी कम होती जा रही है। तो गवर्नमेंट इज़ आइंग ऑन दिस, the expenditure should increase, the income should increase, they get more money in their hands and then they spend more for the economies and the benefit of the industry. सर, अगर बिल्कुल हम बारीकी से आपकी बात जनता तक पहुंचाएंगे, पूरा बजट जो है, मतलब बहुत लोगों ने बोला कि 11 वर्षों से वित्त मंत्री ने जितने भी बजट पेश किए उसमें सबसे बेस्ट है। क्या ये बजट सबसे बेस्ट है? वो बेस्ट होने का कारण यही है कि एक लिमिट बढ़ा के हमें 12 लाख कर दी गई, जो एक बहुत वेलकम स्टेप है इंडस्ट्री में, जिसके कुछ डिफेक्ट्स भी आएंगे कि कहीं ना कहीं डेफिसिट होगा गवर्नमेंट को। अब वो डेफिसिट गवर्नमेंट ने आई करी है, प्लानर्स ने प्लान करी है कि दैट वुड बी कवर्ड अप बाय द एक्सपेंडिचर्स व्हाट द कस्टमर विल डू अकॉर्डिंग टू दैट। बिकॉज अभी क्या है, इनकम 5 लाख तक एग्जेम्प्ट हो रही थी, फिर वो 7 लाख तक हो गई, अब वो 12 लाख हो गई। तो वो जो छूट है वो हर आदमी ने वेलकम किया। अब वो एक्सपेंडिचर भी करेगा, नए नए चीज़ों में लगाएगा भी उस पैसे को, टैक्स के पैसे को जो टैक्स बचेगा। टैक्स मोटा मोटा अगर हम देखें कि 24 लाख रुपए से ऊपर इनकम वाले का 1,10,000 रुपये टैक्स बच जाता है, जो बहुत ही बड़ी फिगर है। 9-9.5 हज़ार रुपये महीना बचना, 9,000 रुपये से प्लस एक हर आदमी अपनी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा बचा रहा है, तो उसका कुछ लोगों की तो सैलरी ही नहीं है। इतनी बड़ी गवर्नमेंट ने छूट दी जिससे कि आदमी अब अपनी आत्मिक जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें ज़्यादा खर्चा कर पाएगा। तो इसी तरह से 12 लाख की लिमिट करने से जो फायदा मिला वो बिल्कुल ही 12 लाख की इनकम वाले तो छूट गए, जिसको 80,000 रुपये मोटा मोटा बेनिफिट मिला। 60,000 ड्यू टू एक रिबेट और 20,000 ड्यू टू एक 87 वो हमारा स्लैब बेनिफिट मिल गया। 12 लाख तक पूरी एग्जेम्प्ट इनकम है। जो लोग पहले 50,000 रुपये इनकम भरते थे, अब वो 1 लाख रुपये इनकम अपनी जो नहीं भी दिखा पाते थे, अगर नहीं आ रही थी और नहीं दिखाना चाह रहे थे, तो उसकी वजह से अब फ्लो ऑफ मनी इन द बैंक्स विल इंक्रीज। इंडस्ट्री में ज़्यादा मनी घूमेगा। अभी जो थोड़ा सा अनअवॉइडेबल ब्लैक मनी वॉज रोटेटिंग इन द इंडस्ट्री, लोग कोशिश करेंगे कि उसे अकाउंट में ही जमा करें। खासकर छोटी दुकान वाले होते हैं, उन लोगों को बहुत दिक्कत आती थी। वो सोचते थे यार मुझ पे बहुत टैक्स पड़ जाएगा, या छोटा वेंडर है, आज वो सोचता है कि मैं अकाउंट में ही रखूं। तो अकाउंट में रखने की वजह से उसका पैसा सही जगह पे सही मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। उनके साथ थोड़ी चोरी और चीज़ें भी कम हो गई हैं। जी सर, हम लोग बात कर रहे थे कि इस बार जो 12 लाख का जो छूट दिया गया है उससे काफ़ी लोगों में खुशी है। खुशी की लहर है, बिल्कुल है, और अच्छी बात है कि अब इंसान ज़्यादा टैक्स बचा पाएगा तो ज़्यादा खर्चे कर पाएगा, जिससे जीएसटी की बढ़ोतरी होगी। जो आदमी अगर कोई कम खर्चता था वो कोशिश करेगा कि मैं ज़्यादा खर्चा करूं, और गवर्नमेंट ने कहा है कि आप किसी जगह इन्वेस्ट मत करो, निवेश करने के लिए हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। 5 लाख की एक मेडिकल योजना भी निकाली है गवर्नमेंट ने, जिसमें सबको फ्री मुफ्त मेडिक्लेम की सुविधा दी है, जो बहुत ही वेलकम स्टेप है। जो 70 साल के मेरे फादर ही हैं, ही इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको भी एक 5 लाख की मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, जो पहले बैंक कोई इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं दे रही है। तो एक बहुत वेलकम स्टेप है। गवर्नमेंट चाहती है कि उसके जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, वो कम से कम हेल्दी रहें।
और उनको परेशानी ना हो ड्यू टू उनके बच्चे उनका सपोर्ट नहीं कर पाते, जहां परिपक्व नहीं है वहां पे कम से कम उन्हें सपोर्ट मिले सरकार से। ये बहुत बड़ा वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट का। अच्छा सर, आपको लगता नहीं कि इस वेलकम स्टेप में लोगों को बिजनेस करने का मौका दिया गया है, लेकिन उनकी जो सेविंग की जो एक दिमाग था, मेंटलिटी था, क्योंकि पहले सेविंग में बहुत सारे डिडक्शन होते थे सर, अब वो सब खत्म कर दिए गए हैं। वो खत्म करने से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उतनी ही इनकम गवर्नमेंट ने आपके हाथ में ला के दे दी, अब आप अपनी मर्जी से लगाओ। मर्जी से लगाओ। वो कहती थी पहले पीपीएफ में लगाओ या LIC में लगाओ या आप बैंक की 5 साल की FDR करो। आज वो कह रहा है छूट है आपको उतने की, आपका जहां मन करे वहां लगाओ। उसमें एक म्यूचुअल फंड्स लाया गवर्नमेंट ने, जिसमें बहुत बढ़िया गवर्नमेंट का एक फंड आया, PSU फंड। सब लोगों ने बहुत अच्छा निवेश किया और सरकारी कंपनियों ने बहुत अच्छा पैसा बना के लोगों को दिया। अगर कोई सरकार भी कोशिश कर रही है बड़े बड़े एक्टर्स को लेकर कि जो निवेश करा जाए, म्यूचुअल फंड सही है, एक बहुत चलन में आई बात और बहुत अच्छा उससे सब लोगों ने कमाया। FD का रेट 7%, 6.5% कमा के आदमी बाहर निकलता है। म्यूचुअल फंड में लोगों ने 50%, 60% कमाया पिछले साल। बहुत बढ़िया गवर्नमेंट की सपोर्ट थी, वेलकम स्टेप है और गवर्नमेंट का सपोर्ट था तभी हुआ, अदरवाइज ये भी नहीं होता अगर इकोनॉमी में गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। अब थोड़ा बहुत मार्केट में करेक्शंस आते हैं, वो आएंगे और उससे ही ग्रोथ होने का फायदा दिखाई देता है। सर, इनकम टैक्स में आपसे काफी आप अनुभव है, काफी बात बोलते रहते हैं, तो बताइए इनकम टैक्स को लेकर इस बजट में कितने सारे बदलाव किए गए हैं सर? आए तो बहुत सारे हैं, आप और हमारा समय 1-2 दिन का निकल जाएगा बदलाव को देखते हुए, बट कुछ वेलकम स्टेप्स हैं, जैसे कि रिबेट बढ़ा दी गई। टैक्स वही जो मैं अभी बात कर रहा था कि 12 लाख तक जो है इनकम नहीं एग्जेम्प्ट है, वो रिबेट के थ्रू है। तो एक रिबेट बढ़ाई गई, जिस रिबेट का इम्पैक्ट पड़ता है करीब करीब हमारा 60,000 रुपए की रिबेट बढ़ के और मिल गई है, जिससे टैक्स हमारा 1,10,000 रुपए 24 लाख तक की इनकम वालों पे या उससे ऊपर की इनकम वालों पे बच जाता है। ऐसे ही एक आया कि हम अब कहते हैं 12 लाख से ऊपर कैसे टैक्स लगेगा, तो एक मार्जिनल रिलीफ होता है, उसमें 12,70,000 रुपए तक भी टेक्निकली हमें सिर्फ 70,000 रुपए ही टैक्स लगेगा जी। ये कोई कम कैलकुलेट करता है यूजुअल इंसान, बट प्रोफेशनल्स इस चीज को टेक्निकली समझते हैं। 12,70,588 रुपए की एक फिगर है, जहां तक टैक्स रिबेट पूरी मिलने के बाद 70,000 ही टैक्स लगता है। तो टेक्निकली 12,70,588 पे 70,000 ही टैक्स लगा। तो ये एक कैलकुलेशन है। एक गवर्नमेंट ने बहुत वेलकम स्टेप लिया जिससे इंडस्ट्री बहुत परेशान हो गई थी। गवर्नमेंट ने पहले कोशिश करी कि जिनके पैन नंबर्स पे TDS कट रहे हैं और उनका वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, तो सामने वाला 20% TDS काट रहा था। उन्होंने कहा नहीं भाई, क्योंकि इंडस्ट्री में हम एज प्रोफेशनल बहुत परेशान हो गए, ये नहीं पता कर पाते कि क्या उसने रिटर्न फाइल करी है। बहुत जगह नहीं मिला हमें, और हमारे एक क्लाइंट में खुद डिमांड निकल गई, तो हमें उसे ठीक कराने में बहुत परेशानियां आई। तो फॉर दैट दे हैव मेड अमेंडमेंट इन दिस 206A(b) एक सेक्शन है हमारे यहाँ, जहां पे उन्होंने रिमूवल कर दिया कि जिन्होंने पैन नंबर है बट रिटर्न फाइल नहीं करी, उनका 20% नहीं कटे। बहुत अच्छा स्टेप है इंडस्ट्री के लिए, जिससे इंडस्ट्री परेशान थी। एक स्टेप को बहुत जल्दी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर देती है, ये बहुत अच्छी चीज है। एक ऐसे ही इफेक्ट आया, कुछ रैशनलाइज करी, कुछ जो लिमिट्स थी हमारी TDS की वो बढ़ा दी गई। जैसे रेंट था 20,000 रुपए महीना, तो कुछ भी रेंट नहीं होता, उसके ऊपर TDS काटने की लायबिलिटी आती थी। अब गवर्नमेंट ने उसे 6 लाख कर दिया, बट वो 6 लाख ऐसे ना करके 50,000 रुपए महीने का बढ़ोतरी कर दी है। तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा स्टेप है, जिससे कि 50,000 रुपए तक TDS काटने की लायबिलिटी नहीं बैठती है। तो कहीं ना कहीं आदमी की कंप्लायंस कम हो गई एज प्रोफेशनल की ऑल्सो और एक क्लाइंट की ऑल्सो। पहले एक गवर्नमेंट कहती थी कि आप बाहर जाते हो, विदेश जाते हो, 7 लाख रुपए तक उस पर TDS लागू हो जाता था। अब 10 लाख कर दी। गवर्नमेंट भी समझती है कि वो खर्चे बढ़ते हैं, बाहर जाते हैं, और आदमी इतना जो कमा रहा है, जब 12 लाख मेरी कमाई कर दी है तो उसका खर्चा करने का भी हक मुझे हो, और उस पर TCS ना कटे। ऐसे ही प्रोफेशनल्स की कुछ लिमिट्स बढ़ा दी हैं। 30,000 होती थी, अब उसे बढ़ा के 50,000 कर दी, जिससे कंप्लायंस थोड़ी सी कम हो जाए। तो ऐसे ही बहुत सारी लिमिट्स बढ़ाई हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट ने काफी हेल्प करी है। कुछ चीजें थी और रिलैक्सेशंस दी हैं छोटे इंस्टीट्यूशंस को, ट्रस्ट को, जिनमें एप्लीकेशंस कंप्लीट नहीं थी, उनके ऊपर भी काफी प्रोसीजर है, बट जनरल पब्लिक के लिए किसी ज्यादा मद्दे का नहीं रहती, तो हम उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते। उसके बाद एक
गवर्नमेंट चाहती है कि लोग रिटर्न फाइल करें, कैसे भी करके रिटर्न फाइल करें। उन्होंने एक अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट दिया हमें। वो पहले कहता था कि 36 महीने तक आप फाइल कर सकते हो, उससे पहले 24 महीने था, फिर उन्होंने 36 महीने किया, अब उन्होंने 48 महीने तक एक्स्ट्रा पेनल्टी देकर आप एक्स्ट्रा टैक्स दो, एक्स्ट्रा पेनल्टी दो और उस रिटर्न को फाइल कर लो। यानी कि 4 साल तक का जो है एक्स्ट्रा टाइम मिल गया मुझे रिटर्न फाइल करने का। बट गवर्नमेंट चाहती है कि अगर मैं समय दे रही हूं तो कुछ मुझे भी मिल जाए। तो उसमें कोई विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम है। पिछले जो 4 साल का रिटर्न किसी ने नहीं फाइल किया है, वो एक्स्ट्रा पेनल्टी के साथ अगर उसका टैक्स बनता है तो वो फाइल कर सकता है। ये बड़ी सुविधा है। ये बड़ी सुविधा आई है, क्योंकि लोग बैंक के लोन लेने जाते हैं तो बैंक कहता है 3 साल की ITR लाओ, तो वो नहीं मिल पाती। तो लोग हमसे आके पूछते हैं, हम कहते हैं 1 साल ही फाइल हो सकता है, पहले 3-3 साल फाइल हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं अगर इंसान टैक्स दे रहा है तो उसको दे रही हूं तो कुछ मुझे भी मिल जाए। तो उसमें कोई विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम है। पिछले जो 4 साल का रिटर्न किसी ने नहीं फाइल किया है, वो एक्स्ट्रा पेनल्टी के साथ अगर उसका टैक्स बनता है तो वो फाइल कर सकता है। ये बड़ी सुविधा है। ये बड़ी सुविधा आई है, क्योंकि लोग बैंक के लोन लेने जाते हैं तो बैंक कहता है 3 साल की ITR लाओ, तो वो नहीं मिल पाती। तो लोग हमसे आके पूछते हैं, हम कहते हैं 1 साल ही फाइल हो सकता है, पहले 3-3 साल फाइल हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं अगर इंसान टैक्स दे रहा है तो उसको एक फैसिलिटी के साथ साथ आराम भी मिल रहा है इस केस में। सर, ये फैसिलिटी किस फाइनेंशियल ईयर से लागू होगा? ये 1/4/25 से एप्लीकेबल हो जाएगी। यानी 1/4/25 से, यानी अप्रैल मंथ में पिछले 4 साल वो पहले भी, उससे पहले भी 24 महीने की तो हो ही रही थी, अब 48 महीने की हो जाएगी। ये है कुछ स्टार्टअप्स के लिए बड़ा अच्छा, जो खत्म होने जा रहा था 2025 में, गवर्नमेंट ने उसके लिए 1/4/30 तक के लिए बेनिफिट एक्सटेंड कर दिया है 5 सालों के लिए। जो इनकॉर्पोरेट हो रही थी नई स्टार्टअप्स, गवर्नमेंट चाहता है नया इन्वेंशन आए, जैसे चाइना ला रहा है, तो गवर्नमेंट चाह रही है हिंदुस्तान में जो यूथ के पास एक पावर है, सोच है, समझ है, उसका इस्तेमाल करें। सिर्फ रील्स ना बनाए, टिकटॉक ना बनाए, वो चाहती है कि कहीं उसको अगर इम्प्लीमेंट करके अच्छा कर सकते हो तो वो उससे ग्रोथ हिंदुस्तान की होगी। तो दिस इज अ मेन स्टार्टअप्स के लिए। सर, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, बगैर किसी मानक सुरक्षा का सरकार उनको लोन देती है उनके आइडिया पे, तो ये कितना बेहतर होगा देश के लिए? कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार्टअप फेल भी हो जाते हैं। सारे स्टार्टअप्स नहीं चलते, और सारे स्टार्टअप्स चल पड़ते तो फिर देश ही बहुत अलग तरक्की कर जाता। बट कोशिश, क्योंकि नए आइडिया के ऊपर अगर कोई पैसा ही नहीं लगाएगा तो इंसान कोशिश ही करना बंद कर देगा। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो नया यूथ आ रहा है, जिसके पास नई सोच है, नई समझ है, आज चेस में अगर आप देखें तो नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है कि नया सोचने वाले को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो वो सोच बड़ी प्रॉस्परस कंट्री के लिए है। अगर बढ़ेंगे 10-20 अच्छा कोई नया सोच लाएंगे तो वो नीचे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेंगे। तो ये एक अच्छा वेलकम स्टेप है। अब कंट्री में पैसा कैसा है, सिर्फ देशवासियों से तो नहीं आ सकता, तो नॉन रेजिडेंट्स भी एक हिस्सा है। उनके लिए गवर्नमेंट लाई कि जो सर्विस इंडस्ट्री में पार्ट हैं, बाहर के लोग आते हैं, प्रोफेशनल्स आते हैं और हिंदुस्तान में सर्विस में या टेक्नोलॉजी में और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में हेल्प करते हैं, उन प्रोफेशनल्स को इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम पेन ना दे। उन्होंने एक सिंपल सिस्टम लाया जिसमें 25% उनकी, एक नया सेक्शन लाया 44 BBD, जिसमें 25% उनका एग्रीगेट अमाउंट जो उन्हें मिला है उसको इनकम दिखा दें। उस पे 10% से भी कम टैक्स बैठेगा, आप टैक्स दो और चले जाओ। उससे क्या है कि नया इनोवेशन, नई इन्वेंशंस करने वाले बाहर के फॉरेन डेलीगेट्स, फॉरेन पर्सन्स, नॉन रेजिडेंट्स आए और काम करें और हिंदुस्तान में प्रोग्रेस हो और साथ के साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े। उससे उनको टैक्सेशन सिस्टम इसलिए दिया गया जिससे कि प्रोफेशनल सर्विसेज में टेक्निकली 2% 4% बचता था। वो अब चाह रहा है कि आप बिना ज़्यादा झंझट के, बिना प्रोफेशनल्स की हेल्प लिए, अगर आप छोटा काम करते हो तो छोटे काम के साथ साथ आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन में आओ, काम करो और आप चले जाओ। इससे क्या है, लोगों को आने में प्रोफेशनल्स की हेल्प जो वो मांगते थे और उन्हें सही प्रोफेशनल नहीं मिल पाते थे बहुत बार, तो उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी तो आपको कम टैक्सेशन, कम प्रॉब्लम्स और कम असुविधाएं होंगी उसके काम को बढ़ोतरी देने में। तो ये एक अमेंडमेंट बहुत अच्छी आई। कुछ और मल्टीपल बेनिफिट्स आए हैं जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर गवर्नमेंट ने दिए हैं। बहुत ज़्यादा लोग क्रिप्टो में डील कर रहे थे, उसके लिए कुछ रूल्स लाए हैं।
तो वो रूल्स को बहुत डिटेल में तो जो लोग करते हैं उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद है ये चीज़। उसके बाद कुछ नया बिल लाने की कोशिश करी गवर्नमेंट ने, एक नया इनकम टैक्स का बिल लाए, जिससे उन्होंने एक कोशिश में ये रखा कि भाई रिडक्शन कर दें हम कुछ सेक्शंस की। पहले 700 से ऊपर एक सेक्शंस होते थे हमारे यहाँ जी, अब गवर्नमेंट 536 सेक्शंस पे लाने की उसे कोशिश कर रही है, जिससे कि जो बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हो चुके हैं जो आज यूज ही नहीं होते ड्यू टू, क्योंकि वो न्यू स्कीम आ गई, कुछ और चीजें इरेडिकेट हो गई, बट वो सेक्शंस चलते आ रहे हैं, रीप्रिंट होते आ रहे हैं, रीप्रिंट होते आ रहे हैं। दैट इज अ गुड वेलकम स्टेप, जिसमें इतना एक बल्कीनेस ऑफ द एक्ट कम हो जाए, लोगों का यूजेज उतना ही रहे जितना उसे पढ़ना है, जितना रेलिवेंट है जी। कुछ नए शेड्यूल्स लाई है। बहुत बड़ी चीज़ है कि 200 पेज से एक्ट ही कम कर दिया, 75% एक्ट बना दिया हमारा। 100 पेज, मतलब अगर कहीं 100 पेज पढ़ते थे तो आज 75 पेज पढ़ा करेंगे उस एक्ट को समझने के लिए। एडजस्ट कर दिया, उसके कुछ सेक्शंस रिमूव कर दिए, जिसको ये कोशिश कर रहे हैं 1 अप्रैल 2026 से उसकी एप्लीकेबिलिटी ले आएंगे। ये एक स्टेप है बहुत अच्छा। और भी बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई हैं जो रूरल एरिया में या एमएसएमईज के लिए। हाँ सर, एमएसएमई थोड़ा देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा उसको विस्तार से बताएं, इसमें क्या परिवर्तन आया है। एमएसएमईज में इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन और टर्नओवर की डेफिनेशन बदल दी उन्होंने कि एमएसएमई कौन होगा, किसकी टर्नओवर कितनी है, उस हिसाब से वो एमएसएमई में आता था कि माइक्रो कौन है, स्मॉल कौन है और मीडियम कौन है। आज मीडियम की डेफिनेशन में डबल कर दिया, हर चीज को डबल कर दिया, क्योंकि टर्नओवर सारी जो वाइट में आएगी जब समहाउ उसको वो करना ही नहीं है काम। वो गवर्नमेंट कह रही है कि 12 लाख की मैंने तुम्हें इनकम दे दी, बढ़ाओ इनकम और तुम अपना काम सारा बुक्स में लाओ कहीं ना कहीं, जो एक स्टेप है। इसीलिए ही नोटबंदी आई थी, डिमोनेटाइजेशन का भी माइंडसेट यही था कि भाई वो कैश की डीलिंग कम हो, इकोनॉमी में रोटेट करेगा तो वो गवर्नमेंट के यूज में आएगा, वो कहीं ना कहीं स्टैक नहीं होगा। द मनी इन द इंडस्ट्री जो स्टैक हो जाता था लोकल वेंडर्स का बहुत होता था, क्योंकि वो सोचता था घर में रखूं, अब वो कहता मैं व्यापार में लगाऊं, मैं उसकी कहीं म्यूचुअल फंड लगाऊं। बहुत छोटा सा एक एग्जांपल है, हमारे सामने एक वेंडर निकलता है घर के पास से, मैंने उससे बोला भैया आज से 2 साल पहले कि आप 1000 रुपये का म्यूचुअल फंड शुरू कर दो। बोला भैया ये तो डूब जाते हैं, तो सट्टा है बाजार। मैंने कहा नहीं भैया आप विश्वास करो, आप उसे एफडी में लगाओगे, 1000 रुपये उसने लगाए एफडी में तोड़ के और 1000 रुपये लगाए म्यूचुअल फंड में। आज वो मुझे कहता है भैया वो 1000 रुपये मैंने डुबो दिए जो एफडी में लगाए, मैंने जो म्यूचुअल फंड में लगाए वो बढ़ गए, वो आपने समझाया था हमें समझ नहीं आई। तो ये चीज एक वेंडर से जब आप सुनते हो कि सचिन तेंदुलकर इज ऑल्सो प्रोमोटिंग फॉर दैट, धोनी भी आ रहे हैं, मतलब ये अच्छे फेस जो लोग हिंदुस्तान के लोग विश्वास करते हैं, तेंदुलकर को तो गॉड ऑफ क्रिकेट मानते ही हैं, तो और धोनी को भी सेम दर्जा दिया जाता है आज की डेट में, तो उन लोगों के होने से बहुत ही अच्छा एक स्टेप बड़ा है। तो उसी हिसाब से एमएसएमई पे आ जाते हैं। उसकी टर्नओवर पहले 5 माइक्रो के लिए 5 करोड़ थी, अब 10 करोड़ कर दी गई। उन्होंने कहा कि माइक्रो लेवल बढ़ गया है, 5 करोड़ तक का आदमी कुछ नहीं, 10 करोड़ तक का आदमी माइक्रो में आएगा। स्मॉल, पहले स्मॉल 50 करोड़ की टर्नओवर माना करते थे, क्योंकि मार्जिन्स बहुत थिन हो गए। जब आप हर चीज़ रोटेट करते हो, बुक्स में घुमाते हो, तो खर्चे भी उसी तरह से होते हैं। अब वो 100 CR कर दी गई। ऐसे ही मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ा के 500 करोड़ तक माना है कि वो मीडियम है। और हमारे मोटे तौर पे मीडियम प्रैक्टिस के अंदर क्लाइंट 500 करोड़ से नीचे का ही होता है। बड़ा कोई एक आध कॉर्पोरेट होता है जो 1000-10,000 करोड़ का टर्नओवर लेता है, बाकी सब 500 करोड़ के दायरे में आ जाते हैं, जिससे बैंक से लोन मिलना आसान हो गया उनको रेट दर उनकी कम हो गई, इंटरेस्ट रेट हैज रिड्यूस्ड विद द टाइम। उससे काफ़ी सेक्टर्स को ईजी मिला है। एमएसएमईज को गवर्नमेंट कवर देती है, एक गारंटी कवर देती है कि एमएसएमई का पैसा अगर डूबा तो मैं भी उसमें भागीदार बनूंगा। तो गवर्नमेंट ने व्हेन दे हैव गिवन अ स्टेप, तो उसके अंदर अब गवर्नमेंट का अगर पैसा मरता है, जो हमारे एक CGTMSE स्कीम होती थी, तो CGTMSE स्कीम में भी गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है जो भी अनसिक्योर्ड लोन्स हैं उसमें गवर्नमेंट की भी गारंटी लग जाती है, जिससे कि कहीं ना कहीं असेसी को विश्वास जागता है कि मैं बिजनेस करूं, गवर्नमेंट मेरे साथ है। कुछ उसके प्रॉस एंड कॉन्स भी हैं। जब हम बैंक्स के ऑडिट करते हैं तो हमें कुछ अच्छे भी मिलते हैं, कुछ बुरे लोन्स भी मिलते हैं, बट
वो जब चीज़ें अच्छी करोगे तो कुछ उसमें से थोड़ी बहुत तो खराब होगी, मिलेगा। बट वैसे वेलकम स्टेप है एमएसएमई की लिमिट्स बढ़ाना। अब गवर्नमेंट ने न्यू फंड देने की कोशिश करी है कि उसमें नए लोन्स देगी वुमेन्स के लिए। फर्स्ट टाइम वुमेन्स के लिए 5 लाख की एक स्कीम लाए हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उनको भी एक लोन मिलेगा और वो अगले 5 साल तक जो भी उनके अगेंस्ट एक स्टैंड अप स्कीम लाई है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, कोई नया आना चाहता है तो आए। स्पेशली विमेंस को वो प्रमोट करना चाहते हैं कि जो महिलाएं घर में हमारी कम्युनिटी की थोड़ा सा तो हिंदुस्तानियों का है कि विमेंस आज भी जो पीछे कारीगरी के काम और कढ़ाई के काम और आर्ट रिलेटेड काम से बहुत कुछ कर सकती थी बट नहीं कर पाती थी, आज गवर्नमेंट के प्रमोट होने से वो अपने हस्बैंड का सपोर्ट कर पा रही हैं, आर्थिक वे में भी और मानसिक वे में भी, दोनों वे में। कहीं ना कहीं उनके पास एक कला थी खाना बनाने की। गवर्नमेंट ने इतना इंडस्ट्री में इतना बूम आया, खाना ही कोविड के अंदर लोगों के घर सप्लाई जाने लग गया और लोगों ने ऐसे हमारे पास भी 3 क्लाइंट है, उन्होंने फूड का अपना काम शुरू किया, घर से डिलीवरी शुरू करी। आज अच्छा खासा 50,000 रुपये महीना वो महिला बचा लेती है, जबकि उसके खर्चे मात्र 10,000 रुपये महीने थे, वो 50,000 रुपये महीना बचा रही है। कहीं ना कहीं सरकार की सपोर्ट और हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं था। एक्सपोर्ट्स भी बढ़े हैं, इसी वजह से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि एमएसएमई को सपोर्ट करूं और एक्सपोर्ट्स हमारे पिछले 2000 एमएसएमई में जो 45 डेज वाला जो थोड़ा बताइए उसके बारे में जनता के लिए। 45 डेज गवर्नमेंट ये कहती है कि 45 दिन में एमएसएमई का पैसा वापसी दे देना है आपको। अगर आपने उससे कुछ खरीदा है तो यू हैव टू रीपे दैट अमाउंट इमीडिएटली विद इन 45 डेज टू दैट पर्सन, अदरवाइज प्रोफेशनल्स हैव टू रिपोर्ट। पिछले साल हमें भी बड़ी परेशानी महसूस हुई क्योंकि क्लाइंट कहता है भाई साहब मेरा तो ये उससे पेमेंट टर्म 60 दिन का है, आप मुझसे कह रहे हो 45 दिन में वापसी करो। तो अब इस दुविधा के अंदर हमारे को उसके पैसे को जोड़ना पड़ा, उसने टैक्स डबल दिया। इस पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को रिलैक्सेशन देनी चाहिए। इफ टर्म्स हैव बीन चेंज्ड विद इन 2 बायर्स, बिकॉज इंडस्ट्री को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, बदलाव चाहिए थोड़ा सा। अगर ये रिलैक्सेशन 45 दिन से, जहां टर्म्स एंड कंडीशंस एक रजिस्टर्ड पोर्टल बना दे, उस पोर्टल पे ये लोग अपना रजिस्टर कर ले, दोनों अपना एग्रीमेंट, दोनों एग्री करें, एक नहीं करें, दोनों एग्री करें। अगर उन दोनों एग्री करते हैं 60 दिन या 90 दिन, क्योंकि इंडस्ट्री को चलाना के लिए रोटेशन भी चाहिए, पैसा कहां से आएगा, ब्याज की दर भी बहुत मोटी है, तो व्यापारी थोड़ा सा परेशान होता है इस केस में। कहीं इसमें अगर गवर्नमेंट एक स्टेप ले कि इसे 90 दिन कर दे, जहां एग्रीमेंट्स रजिस्टर्ड हों, पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो, दोनों के ओटीपी जाए, आधार जाए, ये हमारा एक सजेशन है कि जहां पे अगर एक ओटीपी जाए, दोनों ओके करें पार्टीज, दोनों अग्रीड है ना, तो गवर्नमेंट अगर अग्रीड है तो पैसा मरने की स्थिति कम है। तो थोड़ा सा बदलाव की रिक्वायरमेंट है, जिससे बिजनेस करने वाला व्यापार में थोड़ा बिजनेस कर पाएगा, उसकी मोबिलिटी और लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अदरवाइज बड़ा क्रंच हो गया है, जो थोड़ा सा व्यापार आदमी, 1-2 लोगों ने हमारे व्यापार बंद करने की सोची, इस वजह से 45 दिन में नहीं पे कर पा रहे, क्योंकि हमने उनका टैक्स जो एक अगले साल में देते वो अभी दिलवा दिया। ठीक है, अब पिछली बार देने के बाद अब उन्हें वो एडवांस टैक्स की तरह ट्रीट हो जाएगा, बट थोड़ा सा पेन है इस पॉइंट पे सोचा जा सकता है सरकार द्वारा, अगर दे सकते हैं तो। ये एमएसएमई पे मोटी मोटी कहानी रही। कुछ कृषि पे लोग गवर्नमेंट ने लाया कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है उन पे सब ज़्यादा पैसा लोन पे मॉडिफाई, हमारे को एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम होती थी कि अब हम सरकार उसको 7% के ब्याज की जगह 4% देना पड़ता था किसान को, जिससे कि वो थोड़ा उपजाऊ ज़मीन बना सके, क्योंकि पिछले दिनों जो वेदर है, वेदर कंडीशंस आर नॉट गुड फॉर एनी ऑफ द क्रॉप्स। अभी भी जैसे पिछले दिन बारिश आई तो गेहूं खड़ा था, बट वो फसल उस रूप से नष्ट, मतलब रूप में नहीं आ पा रही जिस रूप में आनी चाहिए। अब वो भुगतान तो अल्टीमेट कृषि क्षेत्र को ही झेलना पड़ रहा है, जिसमें असली किसान ही है। किसान का माल कम में बिकता है, किसान महामारी पे आता है, वो अल्टीमेटली इंडस्ट्री में परेशानी आती है। ये 12 लाख की लिमिट कृषि वाले के लिए तो है नहीं, ये तो उसके लिए है जो कहीं ना कहीं सैलरीड है, उसको तो कहीं ना कहीं अर्निंग चाहिए कृषि रूप में। तो ये क्रेडिट कार्ड की स्कीम के लिए उन्होंने ब्याज, वो क्या नाम है, लिमिट बढ़ा दी कि अभी हम अगर 5 लाख ले सकते थे, वो अभी स्पेसिफाई कर देगी, तो 5 की जगह 7 या 8 जो भी स्पेसिफिक स्कीम लाएंगे गवर्नमेंट वाले,
तो दैट वुड बी बाय द गवर्नमेंट। वो आत्मनिर्भरता बनाना चाहती है पल्सेस के लिए। मिशन है कि आत्मनिर्भरता बढ़े, पल्सेस जो ग्रो हो रही हैं उसके लिए एक प्रोग्राम लाई है पल्सेस प्रोडक्शन का, तो वो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया। कुछ कॉटन प्रोडक्टिविटी पे लाई है, कुछ न्यू एरियाज़ हैं यूरिया प्लांट लगाने के लिए। आसाम में उन्होंने कुछ एनुअल कैपेसिटी बढ़ाने का कोशिश करी है। कुछ बेसिक कस्टम ड्यूटी है, वो आम हिंदुस्तानी के लिए तो ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, बट जो साउथ के लोग हैं जिनको फ्रोजन फिश और पेस्ट, उस पर टैक्सेस कम करे गए हैं। तो ये थोड़े से अनाउंसमेंट्स रूरल क्षेत्रों में करे गए। अच्छा सर, कृषि पे एक मेरा सवाल था, जो बड़े कृषक परिवार के लोग हैं जिनकी इनकम टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, क्या उस पर टैक्स लगना चाहिए एक एक्सपर्ट के रूप में? बिल्कुल लगना चाहिए जी, है ना? क्योंकि वो अगर इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बन रहे, अगर वो किसान ही रह गए और कमाई उनकी 50 लाख है, तो किसान तो सिर्फ नहीं है। देखिए थोड़ा सा विवादित है, बट कहीं ना कहीं किसान की सरकार को इस पे सोचना चाहिए, जिसकी एग्रीकल्चर इनकम ज़्यादा आ रही है। अब जैसे पंजाब है सर, वहाँ पे किसान और बिहार के किसान में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर पैसा आ रहा है तो टैक्स रैशनलाइजेशन बनती है। थोड़ा सा उस पर गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं या तो पीछे से ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे लगा ले एक टैक्स जो इनकम टैक्स में चला जाए, उनके बिहाफ पे टीडीएस काट दे। बट मुझे लगता है कि वो किसान के उससे थोड़ा सा गवर्नमेंट भी डरती है, क्योंकि पिछले दिन भी दिल्ली में थोड़े से विवाद हो गए बॉर्डर पे। होना चाहिए थोड़ा सा, तो देना चाहिए। नेशनल हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए दे हैव टू पे। मतलब ये हमारी ओपिनियन बनती है। बाकी तो गवर्नमेंट हमसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए समझदार है कि क्या चीज़ कैसे आनी चाहिए, एंड दे विल फिल द डेफिसिट जो भी अगर कोई आता है। बाकी तो इन लिमिट्स उन्होंने इंक्रीज करी। एक नई चीज़ गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही है जो प्रोफेशनल्स इम्प्लीमेंट अभी नहीं कर पाए हैं। एक हमारे यहाँ ऐसा एक गाइडेंस नोट दिया गया है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के लिए। थोड़ा इसको हिंदी बताएंगे। जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज होती हैं, जो फर्में हो गई, जैसे फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स या प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, उनकी बैलेंस शीट्स जो हमारी साल की आखिर में बनती थी, वो किसी भी फॉर्मेट पे बन जाती है। उसका कोई बाउंडेड फॉर्मेट नहीं था। तो उससे जब ग्लोबल आदमी उसके साथ मर्जर या उसमें इन्वेस्टमेंट या निवेश करना चाहता है तो वो नहीं कर पाता। ये रिकमेंडेटरी आया था, बट हम हिंदुस्तान से अगर बाहर जाएं तो सबकी बैलेंस शीट का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में सारी बैलेंस शीट सही तरीके से सही रूप में प्रस्तुत की जाती हैं गवर्नमेंट को। वो अगर सामने वाला देखे तो उसको अलग अलग रूप में ना दिखाई दे। तो उन्होंने एक कोशिश करी कि एक हमारे इंस्टीट्यूट ने एक गाइडेंस नोट लाए हैं जो 2023 में आ गया था, कि जितनी पार्टनरशिप फर्म्स हैं वो इस पैटर्न को फॉलो करें। उस पैटर्न का जो फॉलो करने में इशू आ रहा है लोगों को, कि वो कहीं ना कहीं नई टेक्नोलॉजीज और नई उस चीज़ पे नहीं आ पा रहे। बट मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट मैंडेटरी कर देगी, जिसमें हर बैलेंस शीट, जैसे कंपनीज की बैलेंस शीट होती है, पार्टनरशिप फर्म्स और प्रोप्राइटरशिप फर्म्स को भी उसी रूप में ये क्या नाम है आपको देना और पड़ेगा। तो ये एक वेलकम स्टेप है जी। तो बस ये नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए जो नई चीज़ है जिसको हम आज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जी। तो ये आया है एक नया, जिसके लिए बैलेंस शीट्स नए रूप में बन रही हैं, और इसको इम्प्लीमेंट करते हुए सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ला रही है गवर्नमेंट। दिस इज अ वेलकम स्टेप फ्रॉम द गवर्नमेंट। सर, कुछ वित्त मंत्री जी से कुछ आप निवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि भाई आपने इतनी सारी चीज़ें जोड़ी है, लेकिन इस चीज़ को अगर और जोड़ लें तो और बेहतर होगा? एक तो मैंने अभी आपको पिछले अपने उसमें इंटरव्यू में ही बताया आपको कि अगर गवर्नमेंट जो हमारा इसका MSME के समय के लिए जो हम 45 दिन का कह रहे थे, अगर एग्रीमेंट्स ये ऑनलाइन रजिस्टर हो जाएं तो ये जो 45 दिन है, अगर ये 90 दिन तक बढ़ना चाहता है तो उसे दोनों मिलकर पार्टीज बढ़ा सकें, या 60 दिन तक बढ़ाना चाहते हैं तो एक ऑनलाइन पोर्टल बना दें जिस पर बोथ पार्टीज आर एग्रीड, एंड वो 60 दिन या 90 दिन तक बढ़ाया जा सके, जिससे मैंडेटरी ना रह जाए कि 45 डेज के बाद उसे जुड़ना ही जुड़ना। ये एक रिकमेंडेशन है। बाकी एग्रीकल्चर के लिए तो हमने आपसे कहा ही कि उसमें टैक्सेशन सिस्टम कहीं ना कहीं। सर, बिल्कुल लास्ट सवाल अंकित जी, क्या ये बजट तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ लेके जाएगा हमें?
बिल्कुल लेके जाएगा जी, बहुत पॉजिटिव बजट है और बहुत ही एनर्जेटिक लोग जुड़े हुए हैं इंडस्ट्री के अंदर एंड मिनिस्ट्री के अंदर, तो बिल्कुल जाएगा। और मोदी जी का साथ है, सबका विकास है। तो दो शब्द मैं चाहूँगा मोदी जी और देश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के लिए आप बोलिए सर। भाई प्रशंसा तो क्या की जाए, जो खुद ही इंसान प्रशंसा हो उसके लिए, बट हर हर महादेव, हर हर मोदी और हर हर योगी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस लास्ट जी, नंदा जी को शुभकामना देंगे, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रेसिडेंट बने हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो नंदा जी को। और सारी कम्युनिटी सर आपके साथ खड़ी है, हर वक्त आपके साथ खड़ी है। जैसे सहयोग आपकी नीचे कम्युनिटी से चाहेंगे, आपका सपोर्ट और सहयोग हम करेंगे। अंकित जी बहुत बहुत धन्यवाद, फिर किसी विषय पे आपसे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार।